हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल चैप्टर क्लास 9th का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर इस चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट भी आप इधर उधर कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा पूरे बायोलॉजी पढ़ने में। इसलिए इस चैप्टर को काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले आप लोगों को कॉपी निकालना है और कॉपी में हेडिंग डालना है दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है सभी लोगों को पता है, सेल। ठीक है, क्यों होता है वो सब आपको इस लेक्चर में पता लगेगा। आज हम आपको सेल के ऊपर बेसिक चीज़ें बताएंगे कि सेल क्या होता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, डिस्कवरी ऑफ सेल। उसके बाद आज हम लोग बातचीत करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। सेल का क्या गुण है, कैसे आप पहचानोगे कि ये सेल है। किसी भी चीज़ को आप कैसे पहचानते हो, उसका कैरेक्टर देखकर। वैसे ही सेल का आज हम लोग कैरेक्टर देखेंगे कुछ। उसके बाद आज हम देखेंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। सेल्स का शेप कैसा होता है, सेल का साइज कैसा होता है। तो अलग अलग सेल का अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज भी होता है। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी मेनली दो साइंटिस्ट मिलकर दिए थे, जिसका नाम है मैथियस सिल्डन और थियोडोर डी स्वान। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। कॉपी निकालिए और हेडिंग डालिए द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलो भाई शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले थोड़ा इसका बेसिक मैं बताता हूँ, ठीक है। बोर्ड पर ही बताता हूँ, ऐसे बोलूँगा तो आप भूल जाओगे। हेडिंग डालिए कॉपी में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है बताइए, सेल है। ये चैप्टर अलग अलग बुक में आपको अलग अलग नाम से मिल सकता है। किसी किसी बुक में आपको इस नाम से भी मिल सकता है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। और भी अगर आप बुक खरीदोगे तो अलग अलग बुक में अलग अलग नाम मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं इसका बेसिक्स। हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वो सब के सब, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रोब्स हो, सेल्स के बने होते हैं। माइक्रोब्स का मतलब समझते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है सभी लोगों को पता होगा। ऐसा ऑर्गेनिजम्स जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म, वेरी वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग देख ही नहीं सकते। उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ता है। उसी को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं और इसी का दूसरा नाम माइक्रोब्स भी होता है। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, सब के सब क्या चीज़ के बने होंगे बताइए, सेल्स के बने होंगे। जैसे ये जो घर है, घर क्या चीज़ का बना होगा बताइए, ब्रिक्स का बना होगा। सिमिलरली उसी प्रकार से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सब के सब क्या चीज़ के बने होंगे, सेल्स के बने होंगे। क्लियर है। तो जितने भी सराउंडिंग्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे वो माइक्रोब्स है,
सब के सब क्या चीज के बने होते हैं बताइए? सेल्स के बने होते हैं। राइट, सही है, समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल से फिर बताता हूं अच्छे से। जैसे मान लीजिए ये एक घर है। घर बनाने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ा बताइए? ब्रिक्स का जरूरत पड़ा। ब्रिक्स का जरूरत पड़ा। सिमिलरली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे मान लीजिए ये एक आदमी है, ठीक है, इसका बॉडी क्या चीज से बना होगा? वो छोटा छोटा जो चीज से बना होगा उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? सेल्स बोलते हैं। हालांकि इतना बड़ा बड़ा सेल नहीं होता, बहुत ज़्यादा सेल्स होता है हमारे बॉडी में, मिलियंस में होता है, ठीक है। ये क्या है बताइए? सेल्स है। चाहे वो कोई भी हो, आदमी हो, पेड़ हो, पेड़ का भी बॉडी सेल्स का ही बना होता है, ठीक है। पेड़ बनाता हूँ, रुक जाइए। ये हो गया ग्राउंड, ये रूट, ये ऊपर स्टेम हो गया, ठीक है। ये हो गया लिव्स। क्लियर है? तो ये सब जो आप देख रहे हो क्या चीज का बना है बताइए? सेल्स का बना है। क्या चीज का बना है? सेल्स का बना है। क्लियर है? किसी को इसमें कुछ भी डाउट? कोई भी डाउट नहीं होगा। चाहे वो माइक्रोब्स हो, ठीक है, माइक्रोब्स। जैसे मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या है? माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको आप देख नहीं सकते हो। सब का सब क्या चीज का बना है बताइए? क्या चीज का बना है? सेल्स का बना है। आदमी भी एक एनिमल्स है, ये प्लांट्स है। सब का सब क्या चीज का बना है बताइए? सब का सब सेल्स का बना है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है? हो गया? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब के सब सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। और एक बात आपको जानकर हैरानी होगी, जो भी सेल है ना, जो भी सेल, ठीक है, कोई भी सेल, सब के सब पहले से प्रेजेंट सेल से ही आते हैं। जैसे हम लोग, आदमी कैसे बनता है, थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ। चलिए क्लास 8 के फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ। क्लास 8 के रिप्रोडक्शन चैप्टर में चलिए। क्लास 8 के रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है, रिवाइज करवाता हूँ। रिप्रोडक्शन में आपको बताया गया होगा, मेल रिलीज करता है मेल गैमीट, जिसका नाम क्या है बताइए? क्या नाम है? स्पर्म, ठीक है। क्लियर है? ऐसे हम लोग बनाते थे, बचपन से बनाते आए हैं। फीमेल से रिलीज होता है फीमेल गैमीट, जिसका नाम है, क्या नाम है बताओ भाई? ओवम, राइट। और ये दोनों का जब फ्यूजन होता है, दोनों का जब मिलन होता है, तब एक सिंगल सेल बनता है, ठीक है। ये ओवम है, इसके अंदर स्पर्म चला जाता है, स्पर्म चला गया, ठीक है, और इसका टेल टूट जाता है। उसके बाद इसका पूंछ क्या होता है? टूट जाता है, और ये सिंगल सेल बना लेता है। पूंछ टूट गया और ये सिंगल सेल बना लेता है, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। और उसी जाइगोट से डिवाइड हो के पूरा आदमी तैयार होता है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स है वो तैयार होता है। समझ आया? समझ आया? ये सब पता है ना कि नहीं पता? तो आपको कुछ समझ में आया? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे जितने भी आदमी है, सब के सब पहले से जो सेल प्रेजेंट है उसी से आए हैं, ठीक है। जो पहले से सेल्स है उसी से आए हैं। तो बताइए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स। और ये अराइज कहाँ से होते हैं बताइए? सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो सेल पहले से एग्जिस्ट करता है, पहले से प्रेजेंट है, उसी से आता है, राइट। अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब किसी के मन में आएगा कि आखिर पहला सेल कहाँ से आ गया? तो पहला सेल कहाँ से आया, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कहाँ तक? क्लास 12th में पढ़ना है। क्लास 12th में एक चैप्टर है इवोल्यूशन, वहीं पर आपको ये चीज़ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी नहीं पढ़ना है तो ये क्वेश्चन आप नहीं पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। कुछ लोग लिख भी दिए होंगे कि पहला सेल कहाँ से आया। समझ आया? कहाँ पढ़ना है?
क्लास 12th के इवोल्यूशन में, अभी उसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया गया, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, उसका रिजल्ट बहुत भयंकर आया। ठीक है, बहुत सारे मतलब लोगों का उसमें, समझ रहे हो ना, दिल टूट गया। जो लोग ये मानते थे कि लाइफ अपने आप समझिए बनता है, उन सब लोगों का टूटा था। ठीक है, कैसे हुआ सब पढ़ना है क्लास 12th में, अभी इंतजार करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब क्या चीज के बने हैं बताइए, सेल्स के बने हैं। समझ गए? देखो भाई बगल में गाना बज रहा है ऐसा ना हो कि वो सब डिटेक्ट कर ले, कोई ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, हमारे भाषा में साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी होता है सेल का स्टडी करना। ठीक है, साइटोलॉजी क्या है बताइए? स्टडी ऑफ सेल्स। सेल्स के बारे में जब आप पढ़ोगे उसी को साइटोलॉजी बोला जाता है। और थोड़ा अच्छे से डेफिनेशन लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं स्टडी ऑफ फॉर्म। ठीक है, स्ट्रक्चर, आखिर सेल के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है। तो सेल के अंदर बहुत सारा चीज आपको मिलेगा। ठीक है, अगले लेक्चर में बताऊंगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होता है, गोल्गी बॉडी क्या होता है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत सारा चीज़ आएगा। ठीक है, सीलिया क्या होता है, फ्लैजेला क्या होता है, बहुत सारा चीज़ आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइटोलॉजी में क्या पढ़ना है आपको? स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स। आखिर सेल के अंदर क्या क्या चीज़ रहता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ से बना है, सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स, सही है? किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा? अब सेल के बारे में तो हम लोग थोड़ा ऊपर से बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, ये सेल वर्ड का आखिर मतलब क्या होता है, एकदम प्रॉपर तरीके से नोट्स बनवा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं कहीं कुछ घुसा रहा हूँ, अच्छे से बनवाऊंगा। ठीक है, सेल एक लैटिन वर्ड से आया है। सेल एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। ठीक है, छोटा छोटा कमरा। सेल एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या होता है बताइए? जैसे ये सब लैंग्वेज है ना, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, वैसे ही लैटिन भी एक लैंग्वेज समझिए और उसी का एक वर्ड है सेल। ठीक है, समझ गए? एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है सेल जिसका मतलब होता है छोटा कमरा, लिटिल रूम। ठीक है, लिटिल रूम, छोटू सा कमरा। ठीक है, देखे थे ना ब्रिक्स के समान छोटा छोटा कमरा। अब सेल को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, कोई आदमी आपसे मान लीजिए ये पूछ देगा कि सेल को डिफाइन करो, कैसे डिफाइन कीजिएगा? ठीक है, तो सेल को डिफाइन करने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, लेकिन हम आपको बेसिक डेफिनेशन बताते हैं। ठीक है, सेल का डेफिनेशन होता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या होता है बताइए? आप देखे थे ना, जैसे घर ब्रिक्स से मिलकर बन रहा था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वैसे ही सेल से मिलकर बन रहा था। तो हम लोग सेल को क्या बोल सकते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे ब्रिक्स था ना स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ हाउस, वैसे ही सेल क्या है बताइए? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमंस, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डॉग्स। ठीक है, कैट्स, इंसेक्ट्स, समझ आया? प्लांट्स, चाहे वो आम का हो, पीपल का हो, कोई भी पेड़ हो। ठीक है, समझ गए? तो ये क्या है बताइए? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल। और सेल के अंदर में बहुत सारा फंक्शंस भी चल रहा होता है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। राइट, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। 2 मिनट में वीडियो पॉज कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है अगल बगल से। चलिए कंटिन्यू करते हैं, बगल से
आदमी सब बहुत ज़्यादा गुजर रहा था, हल्ला उल्ला करते, झाल उल बजाते हुए। अभी भी एक बैंड बाजा गुजरने वाला है सामने से, शादी होगा अगल बगल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल का एक डेफिनेशन क्या है बताइए? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और भी बुक्स में मिल सकता है, जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज ऑफ सेल, सो सेल्स आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ये सब भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब के सब सेल्स के बने होते हैं। सो इसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। कई बार तो गाना बजते जाता रहता है, ठीक है, उसके बाद वीडियो में वो गाना रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है, उसके बाद कॉपीराइट लग जाता है, उसके बाद फिर से उस वीडियो को एडिट वगैरह करना पड़ता है, कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलिए इतना हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। आखिर ये सेल का डिस्कवरी हुआ कैसे? ठीक है, चलिए कॉपी में हेडिंग लगाइए डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ? पूरा रब कर देता हूं। सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। वो साल था 1665 ईस्वी। ये एग्जामिन कर रहे थे, देख रहे थे पेड़ का जो छाल होता है ना, पेड़ का छाल, कॉर्क। कॉर्क मतलब जानते हो ना, पेड़ के बाहर जो भूरा कलर का होता है, जो नीचे झड़ा होता है, उसी को कॉर्क बोलते हैं। उसको ये कॉर्क को उठा के और उसको पतला सा पीस बनाए, कॉर्क उठाए और पतला सा पीस बनाए, और उसको ये माइक्रोस्कोप में जाकर देखे। क्या किए? प्लांट्स का जो कॉर्क होता है उसको उठाए और पतला सा पीस बनाए, थिन स्लाइस बनाए, और इसको माइक्रोस्कोप में जाकर दिखे। तब उनको मधुमक्खी के छाता के समान स्ट्रक्चर दिखा, और वो जो छाता के समान स्ट्रक्चर था, मधुमक्खी के छाता के समान, उसी को वो सेल बोले। उनको लगा कि ये छोटा छोटा कुछ कुछ कमरा है। उसके बाद वो इमेजिन किए कि आखिर यही वो कमरा है, ऐसा ही सेम टू सेम कमरा से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता होगा। ठीक है, समझ आया? चलिए, तो डिस्कवरी ऑफ सेल का क्रेडिट जाता है सर रॉबर्ट हुक को। 1665 ईस्वी में किए। ये क्या एग्जामिन किए? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। स्लाइस मतलब जानते हो ना, छोटा सा पीस ले लिए। क्या चीज का? कॉर्क का। कॉर्क क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये प्लांट्स का रूट है, ठीक है, ये स्टेम है। तो जो स्टेम होता है, ब्राउन कलर वाला जो स्टेम होता है, जैसे आम का स्टेम, तो उसके बाहर में भूरा कलर का ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है, जो नीचे झड़ जाता है, जो नीचे गिरते रहता है। यही क्या है बताइए? कॉर्क है। ठीक है, उसी कॉर्क का वो छोटा सा पीस लेके माइक्रोस्कोप में देख रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप। अंडर माइक्रोस्कोप। और इनका जो माइक्रोस्कोप था ना, वो बहुत पुराने जमाने वाला था, प्रिमिटिव था, बहुत पहले वाला। ठीक है, उस समय माइक्रोस्कोप का बहुत ज़्यादा चलन भी नहीं था। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी के पास माइक्रोस्कोप इवन था भी नहीं। तो उसमें इन्होंने क्या देखा? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को देखा। तब इनको क्या समझ में आया
कि ये जो कॉर्क है ये ना इस टाइप का स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ठीक है, इस टाइप का। और ऐसा ही होता है मधुमक्खी का छाता। जो लोग मधुमक्खी को उड़ाए होंगे ढेला मारकर, उन्हें पता होगा। उड़ाए हो कभी? कोशिश भी नहीं करना, नहीं तो दौड़ा दौड़ा कर काटेगा ठीक है, ये सब आपके बुक्स में बना होगा। हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे सर बेस्ट बुक्स के ऊपर वीडियो बनाइए। ओके, मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, ठीक है, कोशिश करता हूँ। चलिए, अब ये जो रॉबर्ट हुक थे, ये जो आपको बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, मधुमक्खी के छाता समान जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, बॉक्सेस जैसा, इसी बॉक्स को वो सेल नाम दे दिए। क्या नाम दिए बताइए? सेल्स। समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट? किसी को कोई भी डाउट नहीं? ये जो बार्क है, ठीक है, ये जब माइक्रोस्कोप के अंदर इस बार्क को देखे, पेड़ के छाल को देखे, पेड़ के कॉर्क को देखे, तब उनको क्या दिखाई दिया? इनको दिखाई दिया छोटा छोटा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या बोले? इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। समझ गए? क्लियर है? जो कि किससे मैच कर रहा था बताइए? जो कि रिजेंबल कर रहा था मधुमक्खी के छाता के समान, मधुमक्खी के छाता से, ठीक है, रिजेंबल्स हनी कॉम्ब, हनी कॉम्ब, ठीक है, मधुमक्खी के छाता के समान लग रहा था। समझ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट? कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही सेल का डिस्कवरी हुआ। अब आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया? एक चीज आप ध्यान से सुनिए, पेड़ का जो छाल होता है, कॉर्क जो होता है ना, वो नॉन लिविंग होता है। क्या होता है बताइए? नॉन लिविंग, ठीक है। ये क्या है बताइए? नॉन लिविंग। ये जो आपके रॉबर्ट हुक सेल का डिस्कवरी किए, वो एक्चुअल में नॉन लिविंग सेल का डिस्कवरी किए, मतलब मरा हुआ सेल था। तो आखिर लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया? ये जो आप देख रहे हो ना, ये नॉन लिविंग सेल है, मतलब मरा हुआ था, ठीक है। तो लिविंग सेल का डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है ल्यूवेनहक को, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, ठीक है, क्रेडिट जाता है ल्यूवेनहक को, ठीक है, एंटोन वन ल्यूवेनहक को। इनका नाम आप याद रख सकते हैं, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये के लिखा हुआ है, एल सी नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, के मेरा उसी टाइप का रहता है। समझ गया? याद रहेगा सभी लोगों को? तो डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल का क्रेडिट किसको जाता है बताइए? ल्यूवेनहक को। ईयर भी आप याद रख सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो। ईयर आप इनका याद रख लीजिएगा 1674 ईस्वी, ठीक है, 1674। किसी किसी बुक में अलग अलग भी ईयर मिल सकता है, ठीक है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा था। मन है तो लिख लीजिए, लेकिन अलग अलग बुक में अलग अलग ईयर आपको मिल सकता है, राइट। ये जो लिविंग सेल सबसे पहले देखे थे ना, ये ना पॉन्ड वाटर में बैक्टीरिया जो प्रेजेंट था उसी को देखे थे। किसको देखे थे बताइए? पॉन्ड वाटर में, तालाब का जो पानी था, पॉन्ड वाटर, उसमें ये बैक्टीरिया देखे थे। ऐसा कुछ बुक्स में लिखा होता है, ठीक है, ऐसा कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। ये तालाब का पानी में बैक्टीरिया देखे थे। और किसी किसी और बुक में अदर चीज़ भी लिखा हुआ है। किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है कि ये दवा का दुकान चलाते थे, दवा का दुकान, और वहाँ पे बैठे रहते थे, ठीक है, और आदमी सब नहीं आता था तो झक मार रहे होते थे ठीक है, तो करे क्या, तो ये माइक्रोस्कोप लेकर बैठे रहते थे और कुछ कुछ ऐसे ही उल्टा सीधा कर रहे होते थे, ठीक है, कुरपाती टाइप आदमी थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वर्षा हो रहा था तो बारिश का जो पानी था उसको उठा के एक ग्लास में लेकर आए और उसको माइक्रोस्कोप में डालकर पानी को देखने लगा, ठीक है। तब उनको बैक्टीरिया दिखाई दिया। उनको लगा कि कोई भी लिविंग चीज़ है जो कि दौड़ रहा है, ठीक है, पानी में, और उसी का नाम ये दिए थे वाइल्ड एनिमल्स क्यूल्स, वाइल्ड एनिमल क्यूल्स, ठीक है। ये
एक स्टोरी ये है और कुछ जगहों पे आपको ऐसा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं दोनों बता दिया, जो मन है वो याद रख सकते हैं। अब वो स्टोरी बैक्टीरिया वाला एग्ज़ाम में नहीं आता है, कोई फ़ायदा नहीं है, और एग्ज़ाम में आता है वहाँ पे पॉन्ड वाटर लिखा होता है, ठीक है। किसी किसी अच्छे बुक्स में ये सब दिया है, ठीक है, कैसे हुआ था स्टोरी ये वाला मेडिसिन वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ कुछ स्टोरी बनावटी भी होता है, ठीक है। बनावटी स्टोरी भी बहुत जगह पे लिख दिया जाता है आर्टिकल में, तो उस सब पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना। जो बुक्स में लिखा हुआ है ऑथेंटिक बुक में, उसी को मानिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आखिर ये सेल का गुण क्या क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। सेल्स का गुण क्या क्या होता है। सेल जो होता है ना, वो अपने आप को स्वतंत्र रूप से डिवाइड कर रहा होता है। जैसे मान लेते हैं ये एक सेल है, ठीक है, तो ये एक सेल दो सेल में टूट जाएगा, ठीक है। तो जितने भी सेल्स होते हैं सबके पास एबिलिटी होता है रेप्लिकेट करने का। रेप्लिकेट मतलब होता है कॉपी करने का, कॉपी मतलब डिवाइड करने का, ठीक है, इसके भाषा में, ठीक है। एबिलिटी टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, समझ गए, स्वतंत्र रूप से वो डिवाइड कर सकता है, मतलब उसको किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, अपने आप डिवाइड कर जाएगा, समझ गया। अब ये जो सेल होता है ना, इसमें ना जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। जैसे जाइगोट, जाइगोट जो सेल था जिससे आदमी बना है, जिससे एनिमल्स बना है, ठीक है, तो उसके अंदर में जेनेटिक इंफॉर्मेशन था, तभी तो आप मदर फादर से आपका बहुत सारा कैरेक्टर रिजेंबल करता है, मैच करता है। तो ये जो सेल है इसके अंदर क्या होता है बताइए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता कहाँ है सेल में, सभी लोगों को पता है। सेल के अंदर में एक चीज़ होता है जिसका नाम है न्यूक्लियस। ये सब बताऊंगा, ठीक है, चिंता नहीं करना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है, इस टाइप का होता है, उलझा हुआ टाइप का, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। तो सेल में क्या है बताइए, कंटेंस हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटी मतलब वही मम्मी पापा वाला इंफॉर्मेशन सेल रखता है, ठीक है। मम्मी पापा डेट मीन्स पहले से जो सेल प्रेजेंट है उसी से सेल बनता है, तो ऑफकोर्स पहले वाला कैरेक्टर ही आएगा सेल में, ठीक है, समझ गया। चलिए अब जैसे हमारे बॉडी में हर चीज़ होता है ना, हर चीज़ हमारे बॉडी में, जैसे खाना टूटता है हमारे बॉडी में, वैसे ही सेल के अंदर भी होता है, ठीक है। सेल के अंदर भी एनर्जी निकलता है, आपको पढ़ाया जाएगा, रेस्पिरेशन पढ़ाया भी गया होगा, इवन क्लास 7th में पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। थोड़ा सा बताता हूँ। जो आप खाना खाते हो, जैसे आप रोटी खाए, ठीक है, तो रोटी के अंदर जो भी काम का चीज़ है, एनर्जी वाला चीज़ है, वो सेल के अंदर पहुँच गया। जैसे मान लीजिए आप रोटी खाए, ठीक है, ये जैसे मान लीजिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रोटी खाए, रोटी गया पेट में, ठीक है, पेट से गया आपके इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है, पता है कि नहीं, ये सब नहीं पता कोई बात नहीं है। इंटेस्टाइन के चारों तरफ ब्लड का वेसल्स होता है, वेसल्स मतलब बर्तन, ठीक है, ब्लड रखने वाला बर्तन जो पाइप होता है, वो पाइप क्या करता है, खाना पीना को अपने अंदर ले लेता है, ठीक है, अपने अंदर ले लेता है और सेल तक पहुंचा देता है, ठीक है। ये सब पहले आपको बताया गया होगा। और सेल के अंदर में रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी है ना, उसमें बहुत सारा काम जैसे हो रहा था है ना, वैसे ही सेल के अंदर भी बहुत सारा काम हो रहा होता है, ठीक है, समझ आया, ठीक है। क्या क्या सेल कर रहा होता है वही सब तो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो सेल कैन परफॉर्म जितने भी लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी होते हैं सब,
ऑल द लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी। सस्टेन करना मतलब जिंदगी जीने के लिए जो जो चीज़ का ज़रूरत होगा वो सब चीज़ सेल करता है। मतलब सेल को जिंदा रहने के लिए जो जो चीज़ का ज़रूरत होगा सब चीज़ रहेगा। एक बात जानकर आपको हैरानी होगी, बताऊं, चाहे वो प्लांट्स का सेल हो, चाहे वो एनिमल्स का सेल हो, चाहे वो माइक्रोब्स का सेल हो, सब में ना बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलता है। सब सेल में बहुत सारा चीज़ कॉमन होता है, ठीक है। सभी सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, सभी सेल्स में, ठीक है। और न्यूक्लियस जैसा प्लांट्स का है वैसा ही करीब करीब एनिमल्स का ही होता है। जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट्स का है, करीब करीब प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एनिमल्स का भी वैसा ही होता है, ठीक है। बहुत कम ही जगहों पे डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या क्या डिफरेंस होता है सब मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। तो सेल कैन परफॉर्म ऑल द लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद क्या है बताइए, सेल जो होता है दे शो सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन, दे शो सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। सेल सबका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है करीब करीब सेम होता है और सेल में बहुत सारा एक्टिविटी चल रहा होता है। कहीं पे कोई भी चीज़ बन रहा होता है, कहीं पे कोई भी चीज़ टूट रहा होता है, ठीक है। सेल के अंदर क्या चल रहा होता है, दे शो सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मतलब सब सेल में करीब करीब काम बराबर ही चल रहा होता है, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, राइट, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब समझते हो, कोई भी चीज़ जो हमारे बॉडी में बन रहा होता है उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, और टूट भी रहा होता है उसको भी मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ टूट रहा होता है, ब्रेकडाउन हो रहा होता है और फॉर्मेशन हो रहा होता है, दोनों मेटाबॉलिज्म है। ब्रेकडाउन के लिए जो टर्म यूज होता है वो क्या है बताइए, कैटाबॉलिज्म, चलिए हाँ। और फॉर्मेशन के लिए जो टर्म यूज होता है ये है आपका एनाबॉलिज्म, राइट, सही है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं। यही था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पहले जल्दी से छाप लीजिए। दिख रहा है प्रॉपर, चलिए बढ़िया है। रब कर दूं क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए अब हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म्स कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो मेनली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेल्यूलर का मतलब होता है सेल वाला। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल का होता है उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारा सेल्स का बना होता है, मल्टी मतलब होता है मेनी, सेल्यूलर मतलब होता है सेल्स का, उसको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। जो बहुत सारा सेल्स का बना होता है उसको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, राइट। जैसे एक सेल्स का क्या बना होता है आपको पता होगा थोड़ा बहुत, जैसे बैक्टीरिया सिंगल सेल का होता है, अमीबा
क्लास 7th में पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है, 10 में पढ़ना है, फिर से 10 में आपका हाल ख़राब होगा अगर नहीं पढ़े होइएगा तो। पैरामीशियम, ठीक है, ये सब क्या है बताइए, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेल्यूलर क्या है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, राइट, ठीक है। पेड़ पौधा जो है बहुत सारा सेल्स का बना है, आदमी भी बहुत सारा सेल्स का बना है, एनिमल्स में ही आदमी आता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, इसीलिए कभी कभी आपको जानवर भी कहा जाता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े। अब आपका जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें ना एक ही सेल है तो एक ही सेल को टोटल काम करना पड़ता है, ठीक है, इसमें कोई भी काम बटा नहीं होता है, इसमें नो डिवीजन ऑफ लेबर, नो डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर मतलब तो पता ही होगा वर्क, ठीक है, मतलब इसमें काम बटा नहीं होता है, नो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम इसमें बटा हुआ नहीं है। मीन्स इसका मतलब क्या है, काम नहीं बटा हुआ है, इसका मतलब है एक ही सेल को टोटल काम करना है, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज, ठीक है, इसका मतलब है सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल लाइफ एक्टिविटीज, ठीक है। और आपका जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होता है उसका ना काम बटा होता है, ठीक है, उसका काम बटा होता है, जैसे लीवर का जो सेल है उसका काम अलग है, स्टमक का सेल का काम अलग है, हार्ट का जो सेल्स है उसका काम अलग है, ब्रेन का सेल का काम अलग है, हाथ नहीं बोल सकते हो, ठीक है, मतलब अलग अलग जगहों पर जो सेल्स है उसका काम अलग अलग है, ठीक है, समझ रहे हो। बोन्स भी एक सेल है, पता है ना, बोन्स भी सेल होता है, ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि हड्डी सेल नहीं, अरे भाई वो भी सेल है, सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है, थोड़ा इंतजार करो, ठीक है, समझ गए। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सेल का क्या होता है बताइए, डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक बात और याद रखिए, यहाँ का जो सेल होता है ना अपने काम को स्पेशलाइज कर लेता है, स्पेशलाइज का मतलब समझते हो, जैसे मान लीजिए कोई भी बंदा है, कोई भी मान लीजिए एक ग्रेजुएट आदमी है, ठीक है, ग्रेजुएट आदमी है, अगर वो पढ़ाना चाह रहा है तो वो अगर नर्सरी LKG ये सब का बच्चा है तो उसको हर सब्जेक्ट पढ़ा सकता, ठीक है, 5 तक का बच्चा उसको हर सब्जेक्ट पढ़ा सकता है वो आदमी, ठीक है, 8 तक का बच्चा उसको हर सब्जेक्ट खींच खांच के पढ़ा सकता है, ठीक है, अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा, खींच खांच के। अब वही आदमी जो ग्रेजुएट है, ठीक है, वो अब 9th 10th को पढ़ाना है तो या तो वो मैथ साइंस पढ़ाएंगे, नहीं तो SST पढ़ाएंगे, सोशल, नहीं तो वो हिंदी पढ़ाएंगे, नहीं तो वो इंग्लिश पढ़ाएंगे, जिस चीज़ से वो ग्रेजुएट होंगे वही पढ़ाएंगे। अब मान लीजिए कोई भी आदमी इंग्लिश से ग्रेजुएट है, वो साइंस पढ़ा रहा है, क्या पढ़ाएगा, सब डूब जाएगा, ठीक है। कोई भी आदमी मान लीजिए हिंदी से ग्रेजुएट है, मैथ पढ़ाने लगा, सब डूब जाएगा, समझ रहे हो ना, ऐसा होता भी है कई बार, और कई लोग अच्छा भी पढ़ा देते हैं, ठीक है, रहते किसी और सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है, पढ़ा कुछ और रहे होते हैं, हालांकि उसमें दिक्कत होता है लेकिन, ठीक है, समझ रहे हो ना, वो भी चलता है। तो बताइए वो क्या वो अच्छे से पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए वो ग्रेजुएट आदमी 11th 12th वाले को पढ़ाना चाह रहे हैं तो 11th 12th वाले को नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है, अच्छे से। अब जो चीज़ से वो ग्रेजुएट होंगे वही पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी जूलॉजी से ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया, जूलॉजी से, ठीक है, तो क्या वो केमिस्ट्री पढ़ाने लगेगा, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए केमिस्ट्री मान लेते हैं, केमिस्ट्री रहता है साइड सब्जेक्ट तो पढ़ा सकता है, क्या वो फिजिक्स पढ़ाने लगेगा, नहीं। क्या वो मैथ्स पढ़ाएगा, नहीं। अगर पढ़ाता है तो समझिए वो सब डुबा देगा, समझ रहे हो। तो वही है, धीरे धीरे आदमी क्या होता है बताइए, स्पेशलाइज होने लगता है, ठीक है, स्पेशलाइज। ऐसे डॉक्टरी लाइन में भी होता है, मेडिकल लाइन में, ठीक है। पहले डॉक्टर जो होता है MBBS वाला, वो सबका इलाज करते रहता है, ठीक है, सबका इलाज जो मिल गया सबका इलाज कर देगा। लेकिन बाद में वो धीरे धीरे जब और पढ़ाई करता है
ठीक है। जब पीजी हो जाता है, पीजी कंप्लीट होता है और स्पेशलाइज होता है, उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन का डिग्री लेता है, उसके बाद वो कोई भी पार्टिकुलर डिजीज का ट्रीट करता है, समझ रहे हो। तो वैसा ही यहाँ पर भी होता है, ठीक है। सेल अपने आप को स्पेशलाइज कर लेता है पार्टिकुलर काम को करने के लिए, ठीक है। जैसे हार्ट का सेल है, उसका काम क्या है बताइए, हार्ट का काम क्या है, पंप करना, तो वो अपने आप को उसके लिए स्पेशलाइज कर लिया है, समझ गए। किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो सेल आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, यहाँ पर होगा, ठीक है। सेल्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, राइट। क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या डाउट होगा भाई, कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर पहले बताया था, चाहे वो, ठीक है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, लाइफ अपना कहाँ से स्टार्ट करेगा, सिंगल सेल से। वो सिंगल सेल क्या था बताइए, मल्टी सेलुलर में जाइगोट, याद है ना, ठीक है। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। एवरी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, सब के सब अपना जो लाइफ स्टार्ट करते हैं वो सिंगल सेल से करते हैं। वो सिंगल सेल का नाम क्या बताइए, जाइगोट, ठीक है। कैसे बना जाइगोट पता है, ये ओवम है, ये स्पर्म है, दोनों का मिलन हुआ, सिंगल सेल स्ट्रक्चर बना जिसका नाम है जाइगोट। समझ गए, याद रहेगा सभी लोगों को या भूल जाओगे, भूलना नहीं है, समझ गए, क्लियर है, समझ गए, ठीक है। और ये जो जाइगोट है ना, यही डिवाइड करेगा, मतलब अपना नंबर बढ़ाते जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा बताइए, डिवाइड्स करेगा, और इसी से पूरा ऑर्गेनिजम्स तैयार होता है, ठीक है। बहुत सारा सेल्स बन जाता है, समझ गए, मेनी सेल्स। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इतना नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुक जाइए, सही है। अब हम लोग बातचीत करते हैं कि आखिर ये सेल का डिस्कवरी हुआ कैसे, ठीक है। सेल का डिस्कवरी पॉसिबल कैसे हो पाया। ये क्वेश्चन तो दिमाग में आएगा ही, ठीक है। सेल का डिस्कवरी पॉसिबल कैसे हुआ, ठीक है। ये पॉसिबल तब हुआ जब मैग्नीफाइंग लेंस का डिस्कवरी हुआ, ठीक है। क्या चीज का डिस्कवरी हुआ बताइए, आफ्टर मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस क्या है वो समझिए। वो जो जैसे एक लेंस तो आप देखे होइएगा जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहता है, देखे हो ना, वो वाला एक छोटा सा जो गोला सा रहता है, एक डंटा लगा होता है, ठीक है। और धूप में रख के हम लोग पेपर जलाते थे बचपन में, पता नहीं अब देता है कि नहीं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में। हम लोग जब पहले हॉस्टल में थे तो ये सब काम किया करते थे, ठीक है। मेरा यूकेजी से लेकर क्लास 7 तक हॉस्टल में गुजरा है, ठीक है। 7 साल रहा था, ठीक है। एक क्लास तरफ गया था, 3 क्लास। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में बता रहा था। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, वही
देखते हो ना, पेपर का जो पीस जलाया जाता है वो वाला, ठीक है। वो स्टोरी बता रहा था हॉस्टल वाला, ठीक है। तो 7 तक हॉस्टल में रहा, उसके बाद अपना स्कूल चेंज कर लिया था, 8, 9, 10 दूसरे जगह से, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उससे हम लोग जलाया करते थे पेपर का पीस, ठीक है, इवन जल भी जाता था, ठीक है। तो वही है मैग्नीफाइंग ग्लास। उसके बाद क्या हुआ, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कर करके ना लोग साइंटिस्ट सब माइक्रोस्कोप बना लिए, ठीक है। आपके स्कूल में जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें भी मैग्नीफाइंग ग्लास लगा होता है, देखे हो, ठीक है। सेल दिखाया जाएगा स्कूल में, हालांकि दिखेगा कुछ नहीं पता है हमको, नहीं दिखता है, ठीक है। कुछ नहीं दिखेगा, दिखेगा ब्लैक ब्लैक, सब बोलता है यस सर दिख रहा है, कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ रहे हो ना कुछ कुछ हल्का फल्का दिख जाएगा, क्या दिखता है किसी को नहीं पता होता है, बस दिखता है कुछ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में स्कूल में जो लैब होता है वो मस्ती होता है, लैब वूब नहीं होता है, ठीक है। सब जाके हल्ला करने लगता है लैब में चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो माइक्रोस्कोप है, ठीक है, माइक्रोस्कोप वो बना क्या चीज़ से है, मैग्नीफाइंग ग्लास से। आपको सर बताएंगे माइक्रोस्कोप में क्या क्या होता है, हालांकि ये सिलेबस से बाहर है, ठीक है, उसके बारे में उलझने से कोई फायदा नहीं है। तो जो स्कूल में माइक्रोस्कोप होता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं बताइए, वो जो छोटू सा माइक्रोस्कोप होगा वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। या इसी का और भी नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप, भी स्कूल में देखने को मिल जाता है, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सब कहाँ है बताइए, स्कूल में नजर आएगा आपके स्कूल में, ठीक है। और ये जो स्कूल वाला माइक्रोस्कोप होता है ना, ये सनलाइट का जरूरत पड़ता है इसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। सनलाइट का जरूरत, सनलाइट नहीं रहेगा तो अच्छे से इसमें कुछ दिखता नहीं है प्रॉपर, ठीक है, समझ गए। इसका और भी नाम है लाइट माइक्रोस्कोप, भी हम लोग बोल देते हैं इसको लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। यही है स्कूल वाला माइक्रोस्कोप, सब समझ गए। तो इसमें आपको सेल दिखाया जाएगा स्कूल वाले माइक्रोस्कोप में, कुछ कुछ समझ रहे हो ना। जैसे प्याज का जो होता है छिलका, अनियन पिल, प्याज का छिलका नहीं कहो, प्याज जो छिलते हो ना, छिलते होगे तो प्याज जो खाया जाता है तो उसके ऊपर एक पन्नी जैसा आपको नज़र आता होगा, तो पन्नी टाइप वाला जो है ना उसी को माइक्रोस्कोप में रख के दिखाया जाएगा। और एक है चिक सेल वाला, मतलब गाल में से सेल निकालना है, ठीक है। तो किसके गाल से नोचोगे डिसाइड कर लो, ठीक है। तो वही है चिक सेल वाला, वो 2 एक्सपेरिमेंट है, हालांकि कुछ दिखाई उखाई नहीं देगा, उसका ऑब्जर्वेशन मैं आपको याद करवा दूंगा और कुछ नहीं, ठीक है, समझ गया। तो एक माइक्रोस्कोप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत महंगा आता है माइक्रोस्कोप, ठीक है। अगर आप सेल को देखना चाहेंगे, ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ेगा। ये वाले माइक्रोस्कोप से अच्छे से दिखता उखता नहीं है, हर चीज़ नहीं दिखेगा। सेल के अंदर में बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है, वो टोटल कंपोनेंट्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देता है, कुछ कुछ दिखाई देता है, ठीक है। अगर अच्छा वाला स्कूल में रहेगा तब, लेकिन जनरली रहता नहीं है, ठीक है लगभग स्कूल में नहीं होता, अगर होता है तो खुलता नहीं है, बंद होता है समझ रहे हो, घटिया वाला से दिखाया जाएगा, अच्छा वाला रखा रहेगा। चलिए आगे बढ़े। तो एक क्या है बताइए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और एक है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। कौन सा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किसने किया था, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, नॉल एंड रस्का, के है, ठीक है, एलसी नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, नॉल एंड रस्का, समझ गए, याद रहेगा। किसने किया था बताइए, नॉल एंड रस्का ने। नॉल मतलब समझ रहे हो ना, आदमी का नाम है, ठीक है, ये कुछ कुछ नहीं समझ लेना, ठीक है, समझ गए। ईयर भी आप चाहिएगा तो याद कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है सभी लोगों को पता है, जो छोटू ऑब्जेक्ट होता है, माइन्यूट ऑब्जेक्ट, ठीक है, छोटू सा ऑब्जेक्ट, जैसे आपका हो गया सेल, ठीक है, उसको ना बहुत बड़ा करके दिखाता है। कितना जानते हो, 300 गुना ज़्यादा, 500 गुना ज़्यादा, हजार गुना ज़्यादा तक कर देता है, ठीक है, 1500 गुना ज़्यादा तक ये माइक्रोस्कोप, ठीक है, उससे भी बहुत ज़्यादा गुना कर देता है इलेक्ट्रॉन वाला, समझ रहे हो। तो माइक्रोस्कोप 300 से लेकर समझो तो 1500 टाइम्स बड़ा कर देता है, ठीक है।
वो जो पार्टिकुलर जो डायग्राम होता है, ड्राइंग होता है, ड्राइंग नहीं बोलो, मतलब पार्टिकुलर जो चीज़ है उसको उतना ज़्यादा बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाई करके, ठीक है। 1500 गुना ज़्यादा बड़ा कर देगा, मैग्नीफाइड मतलब इनलार्ज कर देगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब आता है साइज ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल के साइज के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। साइज ऑफ सेल्स, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे छोटा सेल कौन सा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल। सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, माइकोप्लाज्मा। क्या है बताइए, माइकोप्लाज्मा, राइट। इसका साइज भी आप याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। ये बात आप याद रख सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा आपको मिलेगा, ठीक है। 11th के बुक में कुछ और दे रखा है, ठीक है। अब आता है लार्जेस्ट सेल, जो सबसे बड़ा सेल होता है, सिंगल सेल, वो क्या है पता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का अंडा बहुत बड़ा होता है, 18 सेंटीमीटर का, ठीक है, समझ रहे हो। एग है तो एग कैसा होगा, सिंगल सेल होगा, ऑफकोर्स सिंगल सेल होगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है 18 सेंटीमीटर का, बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा, ठीक है। अब सिंगल सेल है, समझ रहे हो। और आपसे ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आदमी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, ठीक है। तो आदमी के अंदर जो सबसे लंबा सेल होता है वो है आपका नर्व सेल। नर्व सेल क्या है बताइए, नर्व सेल, ठीक है। ये जो पूरा सेल बना हुआ है ब्रेन, वही वाला सेल, समझ रहे हो, जिसका लंबाई जानते हो कितना, 90 सेंटीमीटर के करीब, ठीक है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है तो क्या बताइएगा, माइकोप्लाज्मा। अगर पूछा जाएगा लार्जेस्ट सेल कौन सा है तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अगर पूछा जाएगा ह्यूमन बीइंग में लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है तो बताइएगा नर्व सेल, समझ गए, छाप लीजिए इसको। अब हम देखते हैं शेप ऑफ सेल, ठीक है। चलिए वीडियो सही से चल रहा है, वीडियो बार बार कट ही जा रहा है बीच से, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, ठीक है। ज़्यादा साइज हो जाने पर कट जाता है कभी कभी। एक लेक्चर बचा हुआ है एक चैप्टर का, पुराने वाले पिछले चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का शायद, वो भी इधर उधर पूरा कट कुट गया है, अपने आप 4-5 पार्ट में स्प्लिट हो गया। ध्यान नहीं दिया अच्छे से शूट करते टाइम, इसीलिए बार बार देखना पड़ता है, थोड़ा भी ध्यान इधर उधर होने पर उड़ जाता है वीडियो। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब आता है शेप ऑफ सेल, ठीक है। सेल का शेप कैसा होता है, ठीक है, शेप ऑफ सेल्स। शेप ऑफ सेल्स देखते हैं तो कुछ सेल ऐसा होता है ना जिसका शेप फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड शेप। और कुछ सेल्स ऐसा होता है जिसका शेप ना बदल रहा होता है, चेंजिंग शेप होता है। देखते हैं हम लोग फिक्स शेप किसका किसका होता है। तो जितने भी प्लांट है, ठीक है, जितने भी नहीं बोलिए, मोस्टली लगभग प्लांट्स और लगभग एनिमल, सबका शेप फिक्स ही होता है, ठीक है। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल सेल, मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स का शेप फिक्स होता है। और कुछ कुछ ऐसा सेल होता है जिसका शेप बदल रहा होता है, जैसे हमारे बॉडी में भी एक सेल होता है जिसका नाम है WBCS, पढ़े होइएगा, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, पढ़े थे ना क्लास 7 में, राइट। बट कौन पढ़ा था 7, ठीक है, 7 में पढ़ना था, ठीक है। अगर अभी तक भी नहीं पढ़े हैं तो 9th अच्छे से पढ़िए, 10th अच्छे से पढ़िए, सब कवर हो जाएगा। अगर अब नहीं पढ़िएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है, समझ गए। फिर से वीडियो कट गया, ठीक है, जैसे पहले हो रहा था। खैर कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा कि वीडियो आज प्रोवाइड करा दिया जाए, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम आते रहता है। अब हम लोग देखते हैं शेप ऑफ सेल्स। तो कुछ सेल का शेप ऐसा होता है जो कि बदल रहा होता है, चेंजिंग शेप होता है, जैसे WBC,
व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, उसका शेप हमेशा बदल रहा होता है। अमीबा, अमीबा भी जब खाना पकड़ने जाता है तो किसी और टाइप का सेल होता है, खाना को जब इजेक्ट कर रहा होता है किसी और टाइप का शेप होता है, जब वो मूव कर रहा होता है किसी और टाइप का शेप होता है। समझ गए? कुछ सेल ऐसा भी होता है जिसका शेप फिक्स होता है। लगभग प्लांट्स और एनिमल सेल्स का शेप फिक्स ही होता है। समझ गए? अब मैं आपको बताता हूं, जैसे फिक्स शेप वाला, जैसे एलिप्टिकल सेल। तो एलिप्टिकल सेल जो होता है वो होता है आपका फैट सेल। फैट का जो सेल होता है वो एलिप्टिकल शेप का होता है। ठीक है। आपका जो ओवम का सेल होता है, ओवम का सेल, ठीक है, ओवम क्या है सभी लोगों को पता है, फीमेल गैमीट। तो ओवम का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल, गोला। ठीक है। एलिप्टिकल फैट सेल। स्पिंडल शेप जो सेल होता है वो है आपका स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल सेल, मसल्स जब पढ़ाऊंगा टिश्यू में वहां पर बताऊंगा स्मूथ मसल्स क्या होता है। ठीक है। तो उसका शेप होता है स्पिंडल शेप। स्पिंडल मतलब जानते हो, वो जो दीप जलता है ना, दीप, ठीक है, दीप जब जलता है दीपक, तो उससे जो फ्लेम निकलता है उसी को हम स्पिंडल शेप बोलते हैं। नॉब थ्रेड शेप होता है आपका स्पर्म का, राइट। उसके बाद डिस्क लाइक शेप होता है आपका आरबीसी का। आरबीसी जानते हो क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स। डिस्क शेप का, डिस्क जानते हो क्या होता है? डीवीडी, जो पहले के समय में आता था जिसमें कैसेट लगा के सब पिक्चर देखता था। ठीक है। तो उसी को डीवीडी बोलते हैं। तो जो डीवीडी है उसका जो कैसेट है उसी टाइप का जो सेल का शेप होगा उसी को हम बोलते हैं डिस्क शेप। और इलोंगेटेड शेप होता है नर्व सेल का, इस टाइप का। ठीक है। यही डायग्राम बस बना लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ करने का जरूरी नहीं है। नर्व सेल के बारे में हालांकि आपको क्लास 10 में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद कुछ सिंबल दे रखा है। मेल का सिंबल ऐसा होता है, फीमेल का ऐसा सिंबल होता है। ठीक है। समझ गए? ये बात याद रखिएगा, मेल फीमेल का सिंबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं। यहां पे एक चीज छूट गया, रुक जाइए। अरे भाई, थोड़ी देर पहले पूरा एक्सप्लेन किया था, उड़ गया, रुक जाइए। हाँ, ये बताना तो भूल ही गया था, पहले से लिख कर लाने में यही लफड़ा होता है। ठीक है। ये जो सेल था, ठीक है, सेल, इसका जो ये पूरा जगह है इस सब में फैट भरा हुआ है। क्या है बताइए? फैट फील्ड है, फैट सेल में। और न्यूक्लियस साइड में चला जाता है। कहाँ? न्यूक्लियस साइड में। समझ गए? चलिए, और कहीं पे अब हमको नहीं लगता है कि दिक्कत होगा। ठीक है, सब बता दिया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले से लिख कर लाने में बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं साथ साथ लिखता हूँ। पहले से लिख कर लाऊंगा, अगर कुछ सीधे पढ़ते जाऊंगा कोई फायदा नहीं होगा। हमको नहीं लगता है जो बहुत फायदा होगा। बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको होता है कि नहीं, नहीं होता होगा। चलिए अब आगे हेडिंग डालिए सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी जो साइंटिस्ट दिए थे उनका नाम है शिल्डन एंड स्वान। ठीक है, शिल्डन एंड स्वान। ईयर भी आप याद रख सकते हैं, 1838 से लेकर 1839 के बीच तक एक्सपेरिमेंट चला था। 38 से 39 के बीच में। ठीक है, दो आदमी ने मिलकर किया। सेल थ्योरी क्या था बताइए? वही सेल का डेफिनेशन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज ऑफ सेल। समझ गए? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। सभी के सभी प्लांट्स और एनिमल्स सेल्स के बने होते हैं। एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोला गया? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। समझ गए? क्लियर है? किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा? यही था बस सेल थ्योरी। एक ही स्टेटमेंट मेनली इसमें दिया गया। अगर आप अलग अलग बुक पलटिएगा बहुत सारे स्टेटमेंट मिलेगा, उस सबको स्किप मार दीजिए। ठीक है। अब ये जो सेल थ्योरी था ना, इसमें ना एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वर्सो। क्या नाम है बताइए? वर्सो। कई लोग इसको वर्चो भी पढ़ते हैं, जो पढ़ना आप वो पढ़िए। ये जो एक साइंटिस्ट थे ना, ये सेल थ्योरी को और ज़्यादा एक्सपैंड कर दिए। ठीक है, क्या किए बताइए? एक्सपैंड किए सेल थ्योरी को।
और इनका कहना था जितने भी सेल्स होते हैं वो सब पहले से प्रेजेंट सेल से आते हैं। ये मैं पहले भी आपको बताया था। इनका क्या कहना था? ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्लियर है? हो गया। सेल थ्योरी किसने दिया बताइए? शिल्डन और स्वान ने। ईयर क्या है? 1838 से लेकर 1839 तक। इस थ्योरी में क्या कहा गया? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट है सब के सब सेल्स के बने हैं। एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। राइट। उसके बाद ये जो थ्योरी है इसको थोड़ा आगे बढ़ाए। कौन बढ़ाए? रॉबर्ट वर्सो। इनका कहना था जितने भी सेल्स होते हैं ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वो पहले से जो सेल प्रेजेंट है उसी से आता है। राइट। हो गया। चलिए यहीं पर आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बातचीत करेंगे, काफ़ी डिटेल में देखेंगे। ठीक है। ऑस्मोसिस भी बताऊंगा, वहाँ पे बहुत सारा चीज़ बताऊंगा, बहुत मज़ा आने वाला। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, बहुत सारा चीज़ आप सीखिएगा। ठीक है। फिर से इस वीडियो में प्रॉब्लम आ ही गया है, थोड़ा टाइम लगेगा ही अब फिर से वीडियो मिलने में आपको। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके वीडियो प्रोवाइड कराने का। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।